अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। आयंस जब न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज़ करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आयंस भी दो तरह के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं और एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं। जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसको हम कैटायन कहते हैं। और जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एक नेगेटिव आयन बन जाता है। जो कैटायन होते हैं यूजुअली जो उनका साइज़ होता है वो न्यूट्रल एटम या वो एटम जिससे वो ड्राइव किए गए हों उनसे कम होता है। और जो एनायन होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो जिस एटम से ड्राइव किए गए हों उनसे ज़्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कैटायन का रेडियस है वो उसके न्यूट्रल एटम से या उसके पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है, और एनायन का रेडियस जो है वो उसके पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है। कैटायन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटा इसलिए होता है क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ इस तरह के एटम्स होते हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं उसे कैटायन बनाने के लिए, तो वो न्यूट्रल एटम अपना शेल लूज़ कर देता है। जब शेल लूज़ हो जाता है तो ऑब्वियसली जो आयनिक रेडियस है जो कैटायन बनता है उसका आयनिक रेडियस जो है वो कम रह जाता है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो जैसा कि आपको पता है कि हर न्यूट्रल एटम की अपनी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेशो होती है। हर न्यूट्रल एटम में फ़िक्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, और ऑर्बिटल्स में फ़िक्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने उसका चार्ज जो है वो स्टेबलाइज़ किया हुआ होता है। लेकिन जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम को कैटायन बनाने के लिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब इस लिहाज से हो जाती है कि देखें जैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन की जो थे उनकी तादाद तो जितने थे पहले उतनी ही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो थी वो कम रह गई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो था न्यूक्लियस का वो ज़्यादा हो गया और उस न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को या ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और इस ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से जो नया कैटायन बना उसका ओवरऑल जो आयोनिक रेडियस था वो कम हो गया। और एनायंस के केस में जो एनायंस का साइज़ होता है वो इसलिए अपने उनके जो पेरेंट एटम है उससे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एनायन बनाने के लिए आपको पता है कि जो न्यूट्रल एटम है या पेरेंट एटम है उसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दाखिल करना पड़ता है। जब हम बाहर से पेरेंट एटम में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तो जो ऑर्बिटल होता है उसमें रिपल्शंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से। और उन्हीं रिपल्शन के बढ़ने की वजह से जो शेल होता है उसमें एक्सपेंशन हो जाती है। तो जो ही शेल में एक्सपेंशन होगी तो ओबियसली जो आयनिक रेडियस है वो एनायन का बढ़ जाएगा। कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस की जस्टिफिकेशन के लिए बुक में दो एग्जांपल्स दी गई हैं, जिनमें से पहली एग्जांपल जो है वो कैटायनिक रेडियस के रिलेटेड है। कैटायनिक रेडियस के रिलेटेड एग्जांपल में जो सोडियम का रेडियस है वो 157 पिकोमीटर है। जब यही सोडियम का एटम एक कैटायन में कन्वर्ट होता है तो इसका रेडियस कम होके 95 पिकोमीटर तक रह जाता है। सेकेंड एग्जांपल जो है वो फ्लोरीन के रिलेटेड है। फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम का रेडियस जो है वो 72 पिकोमीटर है, लेकिन जब ये फ्लोरीन का एटम फ्लोराइड आयन या F नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो इसका रेडियस बढ़कर 136 पिकोमीटर तक चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी पीरियोडिसिटी ऑफ द आयनिक रेडियस। तो इसमें जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है
जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, तो ये भी सेम ट्रेंड फॉलो करता है कि इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जो है वो आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है, और अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। For more informative videos, do share, like and subscribe my YouTube channel Conceptual Chemistry Zone. Thank you for watching.